हेलो एवरीवन, माय नेम इज सहमान सर और इंग्लिश बाय सहमान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग एक न्यू जो है बैच स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो होगा आज का जो क्लास होगा वो हमारा है इंट्रोडक्शन का क्लास है ना। हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो आज से केवल क्या रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन ही रहेगा, है ना। चलिए, तो अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। अगर हम एसएससी की बात करें या फिर स्टेनो की बात करें, है ना, तो एसएससी या स्टेनो के में जो आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे ना एग्जाम में आपको ना एक पहला क्वेश्चन मिलेगा, आपको एरर डिटेक्शन का मिलेगा। इसका मिलेगा आपको एरर डिटेक्शन, है ना। ये एरर डिटेक्शन होते क्या है वो समझ लेते हैं, है ना। देखिए, जो एरर डिटेक्शन होता है ना, ये आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है जिससे आपको एरर फाइंड करना होता है ना। जैसे आपके सामने मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने कहा चिल्ड्रन इज गोइंग टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? क्या है? चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, ये आपका बनेगा। तो ऐसे इजी तो एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन मैं ऐसा मैं आपको छोटा सा वो बता रहा हूँ, है ना, कि आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एरर ढूंढना होता है, उसे हम कहते हैं एरर डिटेक्शन कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपका ग्रामर बेस्ड मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारे से, है ना। चलिए, तो ये किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन हो सकता है ना। सेकंड जो आपका बनेगा ना, वो आपका बनता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बनता है ना। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं वो क्या होता है वो हम जानते हैं, है ना। देखिए, अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, है ना, तो ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, ये आपका ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। लेकिन ये है कि जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, ये एरर डिटेक्शन से इजी होता है। एरर डिटेक्शन से इजी क्यों होता है? वो इसलिए है कि जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं ना, इसमें आपको 2 या 3 लाइन का सेंटेंस तो दिया जाता है, उस 2 या 3 लाइन के सेंटेंस में ना कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन किए होते हैं। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं ना, उसी को रिप्लेस करने के लिए ना आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वही जो ऑप्शन दिया होता है उससे आपका ईजी हो जाता है ना। इसीलिए जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो एरर डिटेक्शन से आता है, ईजी होता है ना। ये आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारा कुछ चेक किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं, है ना। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, वो आपका बनेगा वॉइस का। जैसे आपको पता है कि वॉइस कितने होते हैं? एक्टिव और पैसिव, 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। इसमें होता क्या है, ये आपके एग्जाम में ना कोई भी आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाता है और उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कन्वर्जन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो ऑप्शन उसका करेक्ट कन्वर्जन होगा उसको आपको करेक्ट करना होता है ना। ये आपको एक्टिव से पैसिव भी पूछ सकता है, पैसिव से एक्टिव भी पूछ सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो होता है आपका वॉइस का क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए, अगला बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका नरेशन। इसका बनेगा नरेशन। नरेशन को और हम क्या कहते हैं? स्पीच भी कहते हैं ना। और हमने देखा था कि स्पीच कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट, है ना। तो आपके एग्जाम में ना इसका आपका कन्वर्जन पूछा जाता है। कोई भी एक आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा, वो जो डायरेक्ट स्पीच पे होता है ना, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो ऑप्शन उसका करेक्ट कन्वर्जन होता है उसको आपको करेक्ट करना होता है ना, तो उसे हम कहते हैं नरेशन या स्पीच कहते हैं ना। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक होता है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपका बनता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप क्या समझते हैं? रीडिंग मतलब रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैराग्राफ मीनिंग समझना। देखिए ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये कॉम्प्रिहेंड से बना है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, इस चीज को समझना। जैसे आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड द सेंटेंस, आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड द सेंटेंस मतलब मैं सेंटेंस को नहीं समझ सकता, ये होता है। तो उसी कॉम्प्रिहेंड वो वर्ब है, उसी का नाम क्या बनेगा? कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो रीडिंग होता है उसकी समझ है कि नहीं वो चेक किया जाता है ना। जैसे कि आपने कॉलेज स्कूल में पढ़ा होगा कि एंशिएंट पैसेज होता है। एंशिएंट पैसेज जैसे ही क्या होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना। तो इसमें आपका जो रीडिंग स्किल्स है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है, वो चेक किए जाते हैं। किसमें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इसमें इसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरसी। क्या कहते हैं? आरसी कहते हैं ना। चलिए अगला जो है वो है हमारा क्लोज टेस्ट। क्या है हमारा? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट। अभी क्लोज टेस्ट होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं ना। देखिए ये जो क्लोज लिखा है ना, ये क्लोज का मतलब क्या होगा? CLOZE। ये क्लोज कोई क्लोज वाला नहीं है, ये बिल्कुल अलग है ना। वो तो अलग होता है। हाँ ये जो क्लोज है ना, इसका मतलब होता है फिलर। क्या होता है? फिलर। ये जो क्लोज टेस्ट होते हैं ना, ये आपका SSC या स्टेनो में ना, मान लो आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन में मान लीजिए 10 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन तो ग्रामर के होते हैं और 6 क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। ये क्लोज सिस्टम में ध्यान रखना है ना। 90% हमको मतलब 70% ये ध्यान रखना है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ना आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है और उस छोटे से पैराग्राफ में ना मान लीजिए 5 ब्लैंक भी होते हैं, और अगर आपको 100 क्वेश्चन वाले तो उसमें 10 ब्लैंक भी होते हैं, है ना। तो 5 या 10 ब्लैंक का होता है और हर एक ब्लैंक के लिए कम से कम आपको 4 वर्ड दिए जाते हैं। तो जो वर्ड वहाँ पर ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली फिट होगा उसको आपको करेक्ट करना होता है ना। तो होता है हमारा क्लोज टेस्ट, है ना। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा ना, वो बनता है हमारा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट को हम पैराजंबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराजंबल भी कहते हैं, है ना। इसमें होता क्या है, इसमें ना जनरली इसमें 4 या 5 मिनट का सेंटेंस दिया जाता है और जो सेंटेंस होते हैं ना वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते। तो उसको प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए ना आपको ऑप्शन दिया जाता है BADC, CABD ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो उसका करेक्ट ऑर्डर होगा उसको आपको करेक्ट करना होता है ना। तो ये जो रीअरेंजमेंट या पैराजंबल का जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये बिल्कुल अगर आपका सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन क्लियर है ना, तो जो क्वेश्चन है 5 सेकंड का खेल है, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। और जो करने वाले वो 30 सेकंड भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका जो क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो उसको आप 5 सेकंड में खत्म कर दोगे, है ना। लेकिन इसके लिए ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है जो वो बिल्कुल अच्छे से उसमें पकड़ होनी चाहिए, इसके बाद यही आता है, ऐसा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। अगला अगर हम देखें तो अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका फिलर का। सर क्लोज में तो फिलर है ना। हाँ, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो क्लोज टेक्स्ट होते हैं ना, इसमें आपको पैराग्राफ देते हैं, लेकिन जो फिलर होते हैं इसमें 2 लाइन का सेंटेंस होता है और उस 2 लाइन के सेंटेंस में मान लो 1 वर्ड अगर फिल करना है तो 1 ब्लैंक होगा, 2 वर्ड फिल करना है तो पर 2 ब्लैंक होगा। तो जो फिलर होते हैं ना, इसमें आपका जो वोकैब है और जो ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेक किया जाता है कि आपका ग्रामर कैसा है और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो कैसा है, या फिर इसी पर बेस्ड कुछ आपके वो भी बनते हैं। जैसे कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, जैसे अभी आज ही हमने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड देखे थे क्वाइट वाले, तो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड से ही बनते हैं। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिसको आगे हम क्लास करते रहेंगे, आपको पता चलते जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो ये होता है हमारे फिलर। तो मैंने बताया फिलर में होता क्या है, फिलर में आपको 2 या 3 लाइन का सेंटेंस दिया जाता है। उस 2 या 3 लाइन के सेंटेंस में मान लो 1 ब्लैंक है तो 4 वर्ड दिए तो वो फिट होगा, उसको करना है। अगर मान लो 2 ब्लैंक है तो उसमें 4 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं तो उसको आपको फिट करना होता है। इसमें जनरली आपका जो ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपका वोकैब होता है वो चेक किया जाता है, किसमें? फिलर में, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपका बनता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है, इसकी हिंदी में हम कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको केवल एक ही वर्ड बताना होता है, तो उसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको बोलना है कि दैट इज फिट टू ईट, जो खाने लायक है, एडिबल बोलते हैं, जो दैट इज फिट टू ड्रिंक, पोर्टेबल होता है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है, उसे हम सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। जो नींद में बात करता है उसे हम सोमनीलॉक्विस्ट बोलते हैं। तो ऐसे आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। सोमनीलॉक्विस्ट, सर सोमनालॉक्विस्ट, लॉक्विस्ट, LOQUIST, सोमनीलॉक्विस्ट। सर सोमना है कि सोमनी? सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो नींद में चलता है। सोमनालॉक्विस्ट PUL एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड से सब वोकैब पर। हाँ, रूट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रखिएगा आप, अभी से रूट वर्ड पढ़ा करिए। रूट वर्ड सर हाँ उससे पढ़िए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड में ग्रुप में मिल जाएगा और बोलेंगे मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, है ना। अगला है हमारा नेक्स्ट, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर है ना। Yes, sir. इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो होता है आपका सिनोनिम। हाँ सर, इसके बारे में लोग क्या बनेगा? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, है ना। इसमें होता क्या है, इसमें ना आपको ना एक वर्ड दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है और एक ही वर्ड उस वर्ड के लिए ना आपको 4 ऑप्शन देते हैं और जो ऑप्शन उसका सेम मीनिंग देगा उसको आपको करेक्ट करना होता है ना। तो उसको हम कहते हैं सिनोनिम, है ना। तो ये आप जैसे टेस्ट देंगे ना, इसका आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो टेस्ट देंगे तो आपको क्लियर होते जाता है और आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी मिलता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। इसीलिए हमको अभी से टेस्ट देना स्टार्ट रखना है ना, ताकि हमको आइडिया रहे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, उसी से ही मिलेगा, ऐसे ही नहीं आता है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि एक हफ्ते बाद मेरा एग्जाम है और मैं टेस्ट दूंगा, तो ऐसा नहीं, वो धीरे वाला प्रोसेस है। तो आपको अप्रोच, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसीलिए अभी से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। चलिए, तो डेली आप जैसे मैं जो बताया हूँ वो आप फॉलो करिए, जो आपको ऐप बताया उसमें से आप क्विज दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। सर क्विज दे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 10 मिनट 5 मिनट का जो रहता है, कब इट रहता कैन बी अ डिफरेंट थिंग व्हाइल स्पीकिंग हियर, है ना। है? चलो, सो सिनोनिम समझ गए जी। सिनोनिम में होता क्या है कि आपको कोई भी वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो जो ऑप्शन उसका मीनिंग देगा उसको हमको करेक्ट करना होता है ना। तो हमारा सिनोनिम, सिंपल सी बात है ना। अगला हम आते हैं, सेकंड होता है हमारा, क्या होता है, एंटोनिम। अपोजिट। हाँ, ये क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो जो ऑप्शन उसका एंटोनिम उसका अपोजिट मीनिंग देगा उसको आपको करेक्ट करना होता है, तो हमारे सिनोनिम होते हैं। इसके बाद सॉरी एंटोनिम होते हैं, सॉरी। तो इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपका बनेगा इनकरेक्टली और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इनकरेक्टली और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होते हैं, है ना। होता क्या है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको होता क्या है, एग्जाम में 4 ऑप्शन 4 वर्ड दिए जाते हैं और चारों में ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसे कहते हैं इनकरेक्टली और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर स्पेल्ड का मतलब क्या? स्पेल्ड स्पेलिंग से बना है, आई कुड नॉट स्पेल द वर्ड। अच्छा, तो स्पेलिंग बना स्पेलिंग, है ना। अब इसी का होता क्या है, किसी भी आगे बढ़ेंगे, किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, पार्टिसिपल में पता है, आगे क्लियर हो जाएगा। हर चीज एक चीज आपको फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा होता है इनकरेक्टली और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है ना। चलिए, इसके बाद इसमें जो अगला आपका क्वेश्चन बनता है ना, वो आपके बनते हैं इडियम एंड फ्रेज।
इडियम एंड फ्रेज। इसके मीनिंग पूछे जाते हैं ना। अब इसको भी एक पढ़ने का तरीका होता है ना। इसमें होता क्या है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें जो इडियम है ना, इस इडियम को अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसका मीनिंग उसी में ही छुपा होता है, इडियम में। लेकिन जो फ्रेज होते हैं ना उसको रटना पड़ता है। इडियम क्या है, फ्रेज क्या है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। जो इडियम है ना उसको आप कितना भी याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार मीनिंग पढ़े आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये फ्रेज ऐसा चीज़ है जिसको आपको रटना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत है ना। तो होगा कैसे, क्या फ्रेज होता है, कैसे होता है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल उसको ऐसे एक छोटा सा आइडिया दिया है ना। तो ये आते हैं इडियम और फ्रेज आते हैं ना। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या देखा आपका, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस मूवमेंट, वॉइस, नरेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट और पैराजंबल। फिर आ गया इडियम एंड फ्रेज, फिलर, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, इंटरजेक्टिव, स्प्रेड वर्ड। तो ये हमारा होता है पैटर्न एग्जाम में कुछ नहीं, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे हम देखें तो जैसे कि हम अब मान लीजिए जितना भी मैंने आपको पैटर्न बताया है, इन सारे पैटर्न को क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है 100% एकदम सॉल्व करना है, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हम डिस्कस करते हैं ना। चलिए, तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है क्या? नो सर, नहीं है। ये क्या है? लैंग्वेज। इसीलिए कई लोगों के लिए बैरियर बनता है। इसीलिए इसको अगर हम सब्जेक्ट की तरह ना सीख कर इसको हम एज अ लैंग्वेज सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। चलिए, अब होगा कैसे आगे हर चीज़ वो है ना। सर मैं पानी लेके आया, मैं बहुत प्यास लगा। हाँ। कहाँ मिले? इसके पीछे। देखिए मैंने कहा कि जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, लैंग्वेज है। इसको हम लैंग्वेज की तरह सीखते हैं ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। और कैसे करना है वो बिल्कुल हम एकदम छोटे ट्रिक से करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो करते रहिए, ये बहुत ही आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, एकदम बहुत जल्दी आप ग्रैब भी करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखिए ना, तो मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज में हमको पढ़ना क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं ना। देखिए, इसको ना हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हमें एग्जाम के लिए करना है तो हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जो टेस्ट में बताया उसको फॉलो करना ही है। 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। इसमें ना ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, एक पार्ट नहीं बनेगा इसका। इसका जो पहला पार्ट बनता है वो बनता है आपका ग्रामर का बनेगा, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड पार्ट आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा वोकैबुलरी का बनेगा। और इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट बनेगा वो आपका बनेगा रीडिंग का। 3 चीजें, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, रीडिंग है, 3 चीजें हमको है ना। तो जितना टाइम मैं इसको दे रहा हूँ उतना टाइम इसको भी देना पड़ेगा और इसे भी देना पड़ेगा। तीनों को हमको इक्वल टाइम देने हैं, है ना। चलो अब देखो, अब मैं ये डिस्कस करूँ कि वो ग्रामर में क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, वोकैबुलरी में क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, रीडिंग में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए, अगर मैं ग्रामर के टॉपिक्स के नाम लिखूँ जो आपके हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए, हमारे जो ग्रामर के टॉपिक्स होंगे ना, ये ग्रामर के टॉपिक से पहला जो आएगा वो आता है आपका नाउन। नाउन आएगा। सेकेंड आपका जो बनता है वो आपका आएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन सारे टॉपिक्स हमको डिटेल से करने हैं, अच्छे से करने हैं, है ना। फिर आपका बनेगा एडजेक्टिव। फिर आपका बनेगा फोर्थ में वर्ब। और इस वर्ब के टॉपिक में जो आएंगे वो भी मैं लिख देता हूं। वर्ब के टॉपिक में एक होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब करने के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेंस होगा।
टेंस के बाद अगला हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट के बाद हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नरेशन। नरेशन के बाद अगला टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो टॉपिक हैं किसके हैं, वर्ब के ही टॉपिक है ना। चलो इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल। आर्टिकल के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरजेक्शन। तो ये सारे हमारे किसके टॉपिक है, ये ग्रामर के टॉपिक है ना। इतना टॉपिक हमको कवर करना है ना। सर ये सिर्फ वर्ब के अंदर नहीं, वर्ब के बाद वर्ब के बाद एडवर्ब वाला वोकैबुलरी क्या है? नहीं ये तो नहीं, ग्रामर क्या है? मैं इसको डिस्कस ही नहीं किया हूँ। ये ओनली ग्रामर का है सर। समझ में आ रहा है? हाँ? सर सिर्फ ग्रामर के अंदर इतना कुछ है। कितने टॉपिक सबको करने हैं ग्रामर? सर इसमें मॉडल्स नहीं है? वर्ब नहीं है। वो तो फाइनाइट में नहीं आ जाएगा ना मॉडल्स। फाइनाइट नॉन फाइनाइट बाजू बाजू में बहुत सारे वर्ब में बहुत सारे दिए, मॉडल्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत सारे उसमें इंक्लूडेड है। सब तो नहीं लिखा हूँ, सबको लिखकर वर्ब में ही सारे हैं कि बिल्कुल मतलब डिटेल से करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ छूट गया, ऐसा नहीं है। एकदम डिटेल से बारीकी से करेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, चलिए। तो ये जो टॉपिक्स थे वो किसके थे? ग्रामर। ग्रामर। इतने टॉपिक्स हमको ग्रामर में पढ़ने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें हैं, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ये डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए अब होता क्या है, वोकैबुलरी तो रहने के लिए समंदर है कि नहीं। लेकिन हमको इस एग्ज़ाम के लिए जितना नीड है उतना ही पढ़ना है। हर एग्ज़ाम का एक क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि नहीं से भी कर लीजिए, है ना। तो उसी तरीके से हमको पढ़ना है, कोई समंदर नहीं करना है ना। छोटा ही चीज़ है, अगर उसको हम डेली करते तो बहुत कम हो जाता है ना। कैसे कहाँ से पढ़ना वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो वोकैब कराता हूँ वो भी आप करते रहिए, है ना। 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगी, वो मतलब बात नहीं है ना। चलो तो अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, है ना, तो वोकैबुलरी में ना, वोकैबुलरी में इसमें एक आपका कैटेगरी बनता है वर्ड का। इसका बनेगा वर्ड क्या होता है जी? सब भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ड How will you define a verb in It your is a words? group of alphabet letters. Very good. It is a group of letters which gives a complete meaning or complete sense. है ना। वर्ड होते क्या हैं? वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे हम वर्ड कहते हैं, है ना। चलिए वर्ड जो है ना, वर्ड भी क्या समंदर है। तो वर्ड में हमको क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए वर्ड में ना सबसे पहले तो आपको हेल्प लेना है रूट वर्ड का।
रूट वर्ड, है ना। ये रूट वर्ड करने के बाद अगला जो आपको करना है वो आपको लेना है प्रीवियस ईयर वर्ड, प्रीवियस ईयर वर्ड, ये लेने। प्रीवियस ईयर वर्ड लेने के बाद आगे जो आपको देखना है, ठीक है, वो आपको करना है द हिंदू। तो ये हमारे सोर्सेस हैं वर्ड करने का ना। इसके अलावा मैं आपको डेली क्लास में कम से कम क्लास वोकैब कराऊंगा, मैं क्लास वोकैब डेली आपको मैं 12 से 15 वर्ड दिया करता हूँ, एंड वर्ड्स को आपको याद करके आएंगे, है ना। ये हो जाएगा ना। तो ये हमारे वर्ड की ही खेल है। ये सारे आपको वर्ड जो है इन्हीं शॉर्ट से लेना है आपको, है ना, बाहर से नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद वर्ड को हमने देखा ये होता है ना, कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो एक मीनिंग देते हैं, उसको वर्ड कहते हैं। वर्ड के बाद ना अगला जो पॉइंट बनेगा वो होता है आपका फ्रेजल वर्ब। क्या होता है? फ्रेजल वर्ब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, फ्रेजल वर्ब, है ना। देखिए अगर मैं फ्रेजल वर्ब को डिफाइन करूंगा ना, तो फ्रेजल वर्ब जो होते हैं ना, ये होता है आपका वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये? वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन। वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना। तो वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें अगर ये प्रीपोजिशन चेंज होता है ना, तो मीनिंग में चेंजेस आती हैं। मीनिंग में क्या आती हैं? चेंजेस आती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कैसे होता है, एग्जांपल से देखिए, है ना। जैसे आपने जनरली सुना होगा, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ डील विथ का मीनिंग क्या होता है जी? लगभग बोलते हैं ना, आई विल डील विद द सिचुएशन, हैंडल, है ना। तो डील विथ का मीनिंग क्या होता है? हैंडल कर, है ना, उसको मैनेज करना, है ना। और एक होता है डील, एक होता है इन, डील इन। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो वर्ब सेम है, चेंजेस कहाँ पर हुई हैं? प्रीपोजिशन। तो अगर ये डील इन, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। डील इन का मीनिंग क्या होगा? डील इन का मीनिंग होता है ट्रेड करना। क्या करना? ट्रेड करना, व्यापार करना। जैसे माय फादर डील्स इन कॉस्मेटिक्स, है ना। तो आप देख सकते हैं वर्ब सेम है, प्रीपोजिशन अगर चेंज हो रहा है तो मीनिंग में चेंजेस आ रही है। तो इन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब, है ना। और देखिए, जैसे और अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने एग्जांपल लिया टर्न। टर्न आपको पता है वर्ब है ना। और टर्न के साथ मैंने आप लगा दिया, टर्न। तो टर्न आपका मीनिंग क्या बनेगा? टर्न आपका मीनिंग होता है टू बी प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट रहना, टू बी प्रेजेंट। हिंदी बोलते हैं उपस्थित होना। जैसे मैं मीटिंग में उपस्थित रहूंगा, तो आई विल टर्न अप इन द मीटिंग, आई विल टर्न अप इन द मीटिंग, ये हो जाएगा, है ना। और अगर मैं कहता हूँ आपका टर्न डाउन, तो यहाँ पर ऊपर नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, है ना। टर्न डाउन, तो टर्न डाउन का जो मीनिंग बनेगा ना, इसका मीनिंग होता है रिजेक्ट करना। क्या करना? रिजेक्ट करना। He turned down the offer, तो उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अगर ये प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है तो मीनिंग क्या आ रही है? चेंजेस आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये वो क्या आपका सेकेंड पार्ट था। आगे बढ़े, हाँ ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने वर्ड डिस्कस कर लिया, फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रेज के बारे में। सर ये वोकैब का ही पार्ट है ना?
हाँ ये vocabulary vocab का ही पार्ट है ना ये? हाँ, पूरा वोकैब का ही पार्ट चल रहा है। पहले मैंने ग्रामर पूरा डिस्कस किया, यस सर। अब हम वोकैब पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो सारे वो वोकैब का ही का है ना? देखिए फ्रेज, तो फ्रेज होता क्या है? group of words ग्रुप ऑफ वर्ड। जिसमें subject और object लैग करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लैग करता है, ठीक है। हम तो जो फ्रेज पढ़े हैं जैसे हमने वर्ड डिस्कस किया, वर्ड हमने देखा वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। जस्ट लाइक दैट वी हैव सीन फ्रेजल वर्ब। We saw that phrasal verb is a combination of verb and preposition in which if the preposition gets changed, the meaning also gets changed. We saw it. Now it's time for phrase. So phrasal verb is also a group of words, but it does not give a complete sense. It does not give a complete sense, है ना? But a group of words which gives a complete sense, that is called a sentence. That is called a sentence, है ना? तो अगर हम phrase की बात करें तो phrase क्या होते हैं? Which group of words which does not give a complete sense is called a phrase. मतलब जो phrase होते हैं ना, ये phrase को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। वाक्य की छोटा सा अंश, तो वही है ना? तो ये आपके लिख देते हैं, उसमें क्या लिखते हैं ना? ग्रुप ऑफ सेंटेंस words but doesn't give a complete sense। ये हमारे फ्रेज होते हैं। जैसे देखिए एक मैं पहले सिंपल सा फ्रेज ले रहा हूँ आपके सामने, एट नाइट। और ऐसे भी ले सकते हैं, जो फ्रेज होते हैं ना तो सब वर्ब आता ही नहीं, ऐसा भी वर्ब आता ही नहीं फ्रेज में। ये भी एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसा ले सकते हैं। कैसे नहीं आता मैं आपको ना अगली क्लास ना एक तो लिस्ट दिखाऊंगा फ्रेज का। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ, है ना? चलो, तो एट नाइट रात में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला गया नहीं? हाँ, आई वॉज स्लीपिंग एट नाइट, ये कंप्लीट भी नहीं दे रहा था, सेंटेंस बन गया। अब उसी सेंटेंस का एक पार्ट है ना जी, इसीलिए एट नाइट को हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे, है ना? तो ऐसे फ्रेज तो आपके एग्जाम में मीनिंग पूछा जाता नहीं है। जैसे इसको पार्ट ऑफ सेंटेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। हाँ नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा भी होता है जो आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पार्ट ऑफ वर्ड होते हैं जो क्लॉज भी कहलाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको, है ना? चलो ठीक है। तो होता क्या है, मैंने कहा जो इडियम और फ्रेज का मैं आपको क्वेश्चन बताया था ना, तो इडियम और फ्रेज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में? उसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर इडियम, कभी कोई पर्टिकुलर फ्रेज दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर इडियम और फ्रेज के लिए ना 4 आपको मीनिंग दिए जाते हैं। तो जो उसका करेक्ट मीनिंग देगा ना, उसको आपको करेक्ट करना होता है ना? तो वैसे एग्जाम में फ्रेज आते हैं, तो फ्रेज में ऐसा फ्रेज तो देगा नहीं, थोड़ा टफ होते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इसका मीनिंग ये होगा, है कि नहीं? तो ऐसे कुछ मैं फ्रेज ले रहा हूँ, है ना? जैसे कि मैंने फ्रेज लिया, अगर मैं कहता हूँ ऑन द कफ, ऑन द कफ, ये हमारा फ्रेज है। ऑन द कफ, इसका मीनिंग पूछेगा, ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऑन द कफ का जो मीनिंग बनेगा ना, ऐसा एक कफ ऐसा भी होता है ना जी, कफ सुने, हैंड कफ, हाँ वही है, वो प्लूरल ही होता है, लेकिन वो सिंगुलर नहीं होता। आगे नाउन पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते, है ना? चलो, तो ऑन द कफ ये हमारा फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑन द कफ का मीनिंग होता है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। जैसे कि आई विल परचेज अ न्यू कार ऑन द कफ, मतलब आई विल परचेज अ न्यू कार ऑन क्रेडिट, ये आपका बन गया, है ना? और अगर देखें, जैसे आपका एक फ्रेज होता है, मैंने कहा एट पार, ये भी आपका फ्रेज है। एट पार का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू समथिंग,
किसी चीज़ के बराबर होना, है ना, ये हमारे फ्रेज होते हैं। तो ऐसे और भी फ्रेजेस हैं जिसे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। बाकी अब लिखिए हो गया, है ना। आज थैंक यू।